Good morning, students. This is class 8th, subject SST, and we are doing civics in SST subject. And our chapter is our parliament system is going on. And in this chapter, we are studying about the executive. एग्जीक्यूटिव में हमने बात की थी प्रेसिडेंट की. प्रेसिडेंट हम इसमें पढ़ रहे थे एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने उसकी लेजिस्लेटिव पावर और उसकी एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियल पावर के बारे में पढ़ लिया था. अब हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट जो है उसकी एमरजेंसी पावर की. प्रेसिडेंट की जो एमरजेंसी पावर हैं वही एक ऐसी पावर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट के लिए बहुत यूज़फुल हैं, या फिर प्रेसिडेंट इन्हीं पावर्स के लिए जाना जाता है, या इन्हीं पावर्स का जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्जी से यूज़ कर सकता है विदाउट एनी इंटरप्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो हम बात करते हैं एमरजेंसी पावर्स की. एमरजेंसी पावर का मतलब नाम हम इसका पढ़ते हैं एक बार कि एमरजेंसी. एमरजेंसी क्या होता है? एमरजेंसी मतलब जब देश में एमरजेंसी स्थापित हो जाए, देश में जब एमरजेंसी घोषित हो जाए. अब एमरजेंसी हो कौन कौन सी सकती है? एमरजेंसी कैसे कैसे हो सकती है? देश में एमरजेंसी कैसे आ सकती है? मान लो किसी अदर कंट्री से हमारा वॉर हो गया तो एमरजेंसी आ सकती है देश में. किसी अदर कंट्री से वॉर ना होकर के हमारे खुद के ही देश में क्या हो गया, दो स्टेट के बीच में क्या आ गई, एमरजेंसी आ गई. दो स्टेट के बीच में या तो उसके जो किसी स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर जो है उसकी डेथ हो गई है और जो री इलेक्शंस हैं वो नहीं हो पाए तो उस स्टेट में क्या आएगी, एमरजेंसी आ जाएगी. या फिर कोई अपने ही स्टेट के अंदर जो पीपल ऑफ द कंट्री है उन्हीं लोगों ने कोई रिबेल कर दिया, वो भी एक नेशनल इमरजेंसी घोषित हो जाती है. तो ये क्या है? ये है नेशनल इमरजेंसीज और इंटरनेशनल इमरजेंसीज जो कि किसी अदर कंट्रीज़ के साथ युद्ध करने पर भी आ सकती हैं, या फिर अपनी ही कंट्री में किसी भी वॉर की चेतावनी, या फिर अपनी ही कंट्री में दो राज्यों के बीच में कोई भी ऐसे डिस्प्यूट्स क्रिएट होना जिसे हम क्या कह सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी कह सकते हैं. कुछ एक इस टाइप की भी इमरजेंसी हो सकती है कि देश में पैसों से लेकर इमरजेंसी भी आ सकती है कि हमारी जो कंट्री है उसमें मनी को लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, या फिर मनी को लेकर के, या हमारे देश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाना. इन्फ्लेशन का मतलब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाना जिससे जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे. तो ये है हमारा इमरजेंसी का. और डिफ्लेशन आ जाना. डिफ्लेशन मतलब जिसमें मंदी आ जाती है और जो देश है उसमें बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं. तो ये है इमरजेंसी. अब इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट से क्या रिलेशन है, प्रेसिडेंट का ऐसा क्या रोल होता है इमरजेंसी के टाइम में, वो देखते हैं हम. इमरजेंसी पावर्स. प्रेसिडेंट के पास कुछ इमरजेंसी पावर्स होती हैं, और वो इमरजेंसी पावर्स जो हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि प्रेसिडेंट जो है जब भी देश में ऐसी कोई इमरजेंसी आती है, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ एग्जांपल्स बताए, ऐसी अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट उस या तो पूरी कंट्री की या फिर उन स्टेट्स की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले सकता है. यानी कि वहाँ से फिर चीफ मिनिस्टर का रूल ख़त्म, अगर किसी स्टेट के अकॉर्डिंग ऐसा इमरजेंसी का आया है तो, और वहाँ स्टेट की जगह किसका रूल हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है. प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है. यानी कि इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट अपना रूल वहाँ पर अप्लाई कर देता है, और फिर उसके बाद सारी जो सत्ता है, सारा जो रूल्स हैं सारे वो सब किसके हाथ में होंगे, प्रेसिडेंट के हाथ में होंगे. अब जो इमरजेंसी है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है. इमरजेंसी को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल्स हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल्स हैं, जिन आर्टिकल्स में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है, बताया गया है, जिसमें है आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 एंड आर्टिकल नंबर 360.
इन तीनों आर्टिकल्स में इमरजेंसी की प्रॉब्लम है उसको क्रिएट किया गया है और इमरजेंसी की प्रॉब्लम को बताया गया है कि इमरजेंसी के टाइम में क्या करना होगा या कंट्री में जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये है कि अगर किसी भी देश में अगर हमारे देश में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमारी कंट्री जो है वो किसी अदर कंट्री से युद्ध करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हमारी कंट्री का किसी अदर कंट्री से युद्ध करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसा लगता है कि जो रूल है वो बिल्कुल डामाडोल हो गया है और देश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है, तो ऐसे समय में प्रेसिडेंट का रूल वहाँ पर अप्लाई हो जाता है और प्रेसिडेंट फिर अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर जो भी रूल्स हैं या जो भी कानून है वो बनाता है और उसमें जब तक स्थिति कंट्रोल नहीं हो जाती तब तक वो जो रूल है वो किसके हाथ में रहता है, प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है। और प्रेसिडेंट के हाथ में रूल अगर रहेगा तो प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग ही देश को चलाएगा। उसके बाद जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल आएगी, वैसे ही क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी हटते ही वापस से जैसे पहले चल रहा था वैसे रूल्स चलने लग जाएंगे। तो ये है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 352 में। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको मैं बता रही हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। अब हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की। स्टेट इमरजेंसी क्या होती है? स्टेट इमरजेंसी का मतलब है किन्हीं टू स्टेट्स में या तो कोई डिस्प्यूट हो जाना या फिर उनमें से किसी भी स्टेट में, जैसे दिल्ली में हुआ था कि दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे लेकिन फिर वापस से अभी 4-5 साल पहले ऐसा हुआ था कि दिल्ली में इलेक्शंस हुए, फिर इलेक्शंस के बाद जब आपकी सरकार बनी यानी केजरीवाल की सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी कैसी थी, कोalition गवर्नमेंट बनी थी। तो कोalition गवर्नमेंट जो थी वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई, फिर वो वापस से री इलेक्शन का हुआ। तो मतलब 6 मंथ के लिए वहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, तो इसीलिए वहाँ पर फिर क्या किया गया, प्रेसिडेंट, उस समय प्रणब मुखर्जी थे, तो प्रेसिडेंट ने अपने हाथ में क्या ले लिया, उसका रूल ले लिया। तो दिल्ली को फिर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने उस समय चलाया। तो ये होती है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है आर्टिकल 356 में। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी कि क्या होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब है कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी ऐसी इकोनॉमिकल कंडीशन या इकोनॉमिकल कंडीशन में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन हमारी डामाडोल हो जाती है, तो उस समय सारा का सारा जो भार है वो किसके ऊपर आ जाता है, प्रेसिडेंट के ऊपर। और प्रेसिडेंट जो है फिर अपने अकॉर्डिंग रूल करता है और फाइनेंशियल कंडीशन को प्रॉपर करने की कोशिश करता है। तो ये होती है इमरजेंसी पावर्स। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि दी गई है किसमें, आर्टिकल 360 में। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हो गई प्रेसिडेंट। हमारा प्रेसिडेंट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसकी हमने जुडिशियल पावर पढ़ ली, जो भी क्रिमिनल्स को माफ कर सकता है, उनकी जो सजा है उसको कम कर सकता है। लेजिस्लेटिव पावर हम पढ़ चुके हैं और इसकी कौन सी पावर्स थी, एग्जीक्यूटिव पावर जिसमें अपॉइंट कर रहा था ये सभी को, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी इमरजेंसी पावर्स थी, ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हमारी एग्जीक्यूटिव जो है उसमें प्रेसिडेंट का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब एग्जीक्यूटिव में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इज अ अपॉइंटेड पर्सन। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंटेड होता है और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, ये इलेक्टेड ना होकर के क्या होता है, अपॉइंटेड होता है। आर्टिकल 74 से लेकर 78 में, और आर्टिकल इसका भी बता देती हूँ आपको, 52 से लेकर 73 में प्रेसिडेंट बताया गया है और आर्टिकल 74 से 78 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसका जिक्र किया गया है, प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। अब आप कहोगे कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो मैडम आपने प्रेसिडेंट को भी बताया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है उसके सामने हम यहाँ पे लिख सकते हैं रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट के सामने हम क्या लिख सकते हैं, नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट है ये कैसा हेड होता है, नॉमिनल हेड, यानी नाम मात्र का हेड, लेकिन रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है।
तो द प्राइम मिनिस्टर इज रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही इज अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड। प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसे अपॉइंट किया जाता है, उसका इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन नहीं होते प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड नाउ वी आर डूइंग द सम क्वालिफिकेशन एंड सम इलेक्टोरल processes about the prime minister. He is the head of the council of minister. He is the head of the council of minister. Head of council यानी कि जो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनका हेड होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। एंड द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जब कोई भी पार्टी यानी लोकसभा की जब पार्टी जो भी विनिंग होती है यानी कि मेजॉरिटी पार्टी, जो भी लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं, तो लोकसभा के इलेक्शंस के बाद जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें बहुत सारी पार्टीज चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। तो लोकसभा के इलेक्शंस में जो भी पार्टी मेजॉरिटी होती है, यानी मेजॉरिटी मतलब जो भी पार्टी जीतती है, जिसके पास ज्यादा वोट आते हैं, तो जो भी पार्टी मेजॉरिटी गेन करती है उस पार्टी का लीडर, यानी कि पहले से ही लोकसभा में, तो वैसे भी जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो हमें पहले ही पता होता है कि अगर ये पार्टी जीतेगी तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन बनेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाद में डिसाइड करते हैं कि हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जैसे कि जब पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया था, अपॉइंट किया गया था, उस समय कांग्रेस जो है वो पार्टी जीत तो गई थी लोकसभा इलेक्शन, लेकिन एंड तक, एंड ऑफ द टाइम तक है ये नहीं पता था कि मनमोहन सिंह को बनाया जाएगा। फिर बाद में हमें पता लगा कि जो मनमोहन सिंह है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उन्हें बाद में अपॉइंट किया गया। तो कभी तो ऐसा होता है कि पहले ही डिसाइडेड हो जाता है। जैसे अभी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उसमें ऑलरेडी डिसाइडेड है कि पीएम मोदी को ही क्या बनाया जाए, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है, मेजॉरिटी पार्टी में जो सबसे ज्यादा चेहरा ये कह सकते हैं, जो विश्वसनीय जो चेहरा होता है, उस लीडर को क्या बनाया जाता है? पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो ये जो लोकसभा के इलेक्शंस जब होते हैं तो उसमें हेड ऑफ द काउंसिल, उसका लीडर जो होता है मेजॉरिटी पार्टी का, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। डिसाइड डिपार्टमेंट टू ईच मिनिस्टर, और जब ये लोकसभा के इलेक्शंस को जीत जाता है उसके बाद उसमें स्पीकर जो है वो डिसाइड हो जाते हैं। तो ये जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं यानी कि अपनी पार्टी में से ही कुछ मेंबर्स को, ये जो मेन जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मेन डिपार्टमेंट कौन कौन से? जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, हम भी वेट करते हैं ना कि भाई अब किसको होम मिनिस्टर बनाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे ही अभी करंट में आपको पता हो, जब नरेंद्र मोदी की जब गवर्नमेंट आई थी ये 2019 में, तो क्या हुआ था कि हमने ये वेट किया था कि कौन बनेगा, जो मिनिस्टर जो हैं वो किस किस को क्या क्या बनाया जाएगा। भाई स्मृति ईरानी, कुछ मेन जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें किस किस को कौन कौन सा मिलेगा। जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कौन आएगा ये मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सारे आपको लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं। फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, जैसे होम मिनिस्टर कौन है, ये तो अमित शाह है, आते रहते हैं, आपके मोदी के साथ ही चलते हैं होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सब, इन सभी का आपको बताना है। जैसे होम मिनिस्टर हो गया, कौन रेलवे मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर, क्लोथ, एनवायरमेंट, बहुत सारे मिनिस्टर्स इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो मेन जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अपॉइंट जब किया जाता है तो वो प्रेसिडेंट ही उनको क्या दिलवाता है? शपथ दिलवाता है। और जब वो ओथ दिलवाता है तो सभी को डिसाइड कर दिया जाता है कि किस किस को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है। और ये सब होता किसकी सलाह से है? प्राइम मिनिस्टर की सलाह से अपॉइंटेड होता है ये। और हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पावर्स क्या है प्राइम मिनिस्टर की? तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है, मैंने आपको बताया था जब प्रेसिडेंट की जब हमने पावर्स पढ़ी थी, तो प्रेसिडेंट की हमने बहुत सारी पावर पढ़ी थी, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, ये सारी पावर्स, जितनी भी ये पावर्स हैं, ये सभी पावर एक्चुअली में किसकी हैं?
बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की पावर्स है एक्चुअली में, क्योंकि जितनी भी पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं वो सभी पावर्स को प्रेसिडेंट यूज ना करके कौन यूज करता है, प्राइम मिनिस्टर यूज करता है। और प्राइम मिनिस्टर उनको यूज करता है, जितने भी फैसले वो लेता है उस पर सिग्नेचर हमें किसके चाहिए, प्रेसिडेंट के चाहिए। क्यों? बिकॉज ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। तो रिकमेंडेशन ऑफ द पीएम, रिकमेंडेशन ऑफ द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, किसके रिकमेंडेशन पे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जिन जिन को भी कह देता है, प्रेसिडेंट जिस जिसको भी वो पहले ही अलॉट कर देता है कि इसको ये वाला डिपार्टमेंट दिया जाएगा। तो जब वो शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर सभी को एज ए जो भी है रेलवे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे आपके लिए अपॉइंट कर देता है। तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के कैग, ये सारे अपॉइंटमेंट्स हमने पढ़े थे। जितने भी अपॉइंटमेंट्स हमने पढ़े जो कि प्रेसिडेंट करता है, उन सबको करने का काम किसके पास है, उन सबको करने का काम है प्राइम मिनिस्टर के पास। ये कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है ये सारे अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन है, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन यानी मेन हेड है किसका, प्लानिंग कमीशन का। जो प्लानिंग कमीशन होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। प्लानिंग कमीशन क्या है, देखिए प्लानिंग कमीशन इज अ डिपार्टमेंट बाय विच इन इंडिया दैट मोस्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान्स इसमें डिसाइड किए जाते हैं। वो क्या है प्लानिंग कमीशन, आपने देखा होगा 5 ईयर प्लान्स हमारे चल रहे हैं 1951 से। 1951 से हमारे 5 ईयर प्लान चलाए जा रहे हैं। कोई बीच में फेल भी हो जाता है तो उसमें उस ईयर को छोड़ करके अदर ईयर से हम 5 ईयर या फिर कोई भी एक सिंगल ईयर का प्लान चला देते हैं। तो ये प्लानिंग कमीशन जो है ये स्थापित हुआ था। प्लानिंग कमीशन की जो एस्टैब्लिशमेंट है, प्लानिंग कमीशन हमारा एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में। और 1950 में जब प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ तो इसका जो चेयरपर्सन है वो बनाया गया था कि जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा। तो प्लानिंग कमीशन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले जो भी 5 ईयर प्लान्स इसमें बनाए जाते हैं, 5 ईयर प्लान्स इसमें बनाए जाते हैं, तो ये 5 ईयर प्लान्स में कोई ना कोई एम रखा जाता है। 5 ईयर प्लान्स में क्या रखा जाता है, कोई ना कोई एम रखा जाता है। और उस एम को पूरा करने का जो टारगेट होता है वो होता है 5 साल, यानी कि 5 ईयर्स, इसीलिए इसका नाम 5 ईयर प्लान कहा गया है। तो 5 ईयर प्लान में जो एम रखा जाता है उसे 5 ईयर में पूरा करना होता है। ये एम जो होता है ये डिसाइड करना है, इसके लिए मीटिंग ली जाती है। जो भी प्लानिंग कमीशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स के साथ में मीटिंग ली जाती है पीएम का, और पीएम डिसाइड करता है कि प्लानिंग कमीशन में किस किस इस बार जो है वो कौन सी चीज़ को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और किस चीज़ को हमें कम इम्पोर्टेंस देनी है। तो जैसे जैसे हमारे एम्स जो हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं वो सेट हो जाते हैं, उन टारगेट्स को धीरे धीरे अचीव करते हुए हम प्लानिंग कमीशन को जो हमारे प्लान्स है, जैसे कि इन स्टार्टिंग जो था प्लानिंग कमीशन में, स्टार्टिंग जो फर्स्ट था उसमें रखा गया था हमारा कि हमें एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो आज ये कह सकते हैं इस चरम सीमा पर है कि हम अपनी जो भी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए हम अदर कंट्रीज़ की नीड्स को भी सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो ये एक 5 ईयर के छोटे छोटे टारगेट सेट करके कि फिर इंडस्ट्रीज़ का टारगेट लिया, फिर एनर्जी डिपार्टमेंट का टारगेट लिया। तो इस तरीके से ये सारा काम भी किसके पास आता है, किसके पास आता है, ये आता है पीएम के पास, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास। अब हम बात करते हैं किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो ये तो हमारा हो गया प्लानिंग कमीशन। अच्छा, एक चीज़ और है इसके बारे में कि ये जो प्लानिंग कमीशन है, अब इसका जो नेम है वो चेंज करके कर दिया गया है नीति कमीशन। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, नीति कमीशन कर दिया गया है। और ये नीति कमीशन के नाम से अब चल रहा है, लेकिन इसका हेड जो है वो कौन है, अभी तक भी प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है,
तो ये है हमारा प्राइम मिनिस्टर की पावर। अब हमने बात की थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, क्योंकि पीएम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना कुछ नहीं है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो पीएम के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये सारे कई टाइप के मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर। ये जो सभी मिनिस्टर्स हैं, ये जो डेप्यूटी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सभी एक साथ ही कहा जाता है कि द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स आर सिंक एंड फ्लोट टुगेदर। क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं। इससे क्या मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर और सभी में से एक साथ तैरते और डूबते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस जो प्रपोजल है अगर वो पास हो जाता है, तो सारे की सारी जो भी मिनिस्ट्री है उसको क्या देना पड़ता है, रेजिग्नेशन देना पड़ता है, और सब ये जो पूरी जो गवर्नमेंट है वो क्या हो जाती है, फेल, सरकार गिर जाती है और री इलेक्शन होते हैं। अगर किसी एक मिनिस्टर ने, यानी कि कोई एक एनीवन मिनिस्टर, किसी एक मिनिस्टर ने अगर मान लीजिए अपना रेजिग्नेशन दे दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो मिनिस्ट्री है वो एज इट इज चलती रहेगी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर प्राइम मिनिस्टर अपना इस्तीफा देता है, यानी प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन कर देता है, तो प्राइम मिनिस्टर ने अगर रिजाइन कर दिया तो पूरी की पूरी जो कैबिनेट है, यानी कि वो जो लोकसभा है, वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और फिर वापस से री इलेक्शन होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि पीएम और जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं। अगर एक डूबा तो फिर सभी डूबेंगे, ये होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अपॉइंटमेंट जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे। ये हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था, रिकमेंडेशन ऑफ द पीएम द प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि इनका इलेक्शन नहीं होता, इनका क्या होता है, अपॉइंटमेंट, और वो किसके जरिए होता है, प्राइम मिनिस्टर के जरिए, लेकिन करता कौन है, प्रेसिडेंट करता है। इस चीज़ को हमें याद रखना है कि अपॉइंटमेंट कौन करता है और किसके रिकमेंडेशन पे करता है, इस चीज़ को हमें याद रखना है। काम सारा कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा नॉमिनल केस में, यानी कि नाम किसका आता है हर वर्क में, प्रेसिडेंट का, लेकिन उस काम को करता कौन है रियली में, प्राइम मिनिस्टर करता है। अब कैबिनेट मिनिस्टर, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनकी 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है कैबिनेट, सेकंड है स्टेट एंड थर्ड है डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया, देश की सेनाओं का जो डिपार्टमेंट है, रक्षा मंत्री वगैरह जो होते हैं हमारे, वो डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गए हमारे। ये जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं ये किस में आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं, तो इनका रिकमेंडेशन पीएम के द्वारा कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है डिपार्टमेंट वो आता है स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर हैं जो किसी एक विशेष किसी भी कारण के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर किसी स्टेट विशेष के लिए कि हाँ इसमें स्टेट में ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, तो उस वजह से उसको वो डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। तो ये होते हैं स्टेट मिनिस्टर, मेन डिपार्टमेंट ये होता है, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर, और फिर उसके बाद थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है डेप्यूटी ऑफ मिनिस्टर। यानी ये जो डेप्यूटी ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो इन दोनों, कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर, दोनों के अंडर में काम करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है पीएम के द्वारा, सॉरी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पीएम। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक ये है कि वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किस तरीके से ये वर्क करती है। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि एक साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो कि हमने अभी पढ़ा कि पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंक एंड फ्लोट टुगेदर। अब एक चीज़ और है, आपका जो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद आपको इसे क्वेश्चन आंसर अपने आप मार्क करने होंगे, क्योंकि एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने पढ़ाई नहीं है आपको, कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया होगा। अब ये जो चैप्टर है इसमें आपके लास्ट में मस्ट नो में दिया हुआ है स्टेट वाइज लोकसभा सीट्स। लोकसभा की सीट्स दी हुई हैं आपको, स्टेट वाइज ही सारी लिखी हुई है, देख लीजिए हर स्टेट की, कि हर स्टेट में कितनी लोकसभा की सीट्स हैं।
तो ये आपको अपने नोटबुक में नोट करना है प्लस लर्न भी करना है। जितनी भी लोकसभा सीट्स है, जैसे आंध्र प्रदेश में 25 है, राजस्थान में भी 25 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, गोवा में 2 हैं, ये आपको सारा लर्न करना है और इसको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा होगा जुडिशरी सिस्टम और उसको कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।